हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस क्यों में आ रखे हैं, अपने पिछले 16 सालों में जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए ना, उन सारे क्वेश्चंस को पकड़ के आज हम बिल्कुल अच्छे से उनको सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमको अप्रोच भी सीखनी है कि हमको जब क्वेश्चन अपने नीट में आएगा तो हमको किस अप्रोच के साथ इनको सॉल्व करना है। बाकी मैंने आपको यूनिटरी मेथड पढ़ाया था और मैंने आपको ब्रह्मास्त्र पढ़ाया था और वही सब यूज करके मैं आपके आज के सारे क्वेश्चंस निपटाने वाला हूँ। आपने अगर पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे ना, तो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है इसमें आपको बहुत मजा आएगा और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। मतलब आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मोल कंसेप्ट बिल्कुल छोटी सी चीज है, बहुत आसान चैप्टर है, आपका हर क्वेश्चन इससे आराम से बन जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं AIPMT 2009 का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2009 में। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है सर, एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यस सर, आर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या लिखनी पड़ेगी, देख 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल रहे हैं और अपना क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो पहले रिएक्शन लिख ले, देख H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ता है। जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी ना, उसके बाद ही मैं उसमें खेल सकता हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करेगा तू, तो देख यहाँ पर अगर तू 2 लिख दे और यहाँ पर भी 2 लिख दे, तो देख हाइड्रोजन कितने हो गए सर, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो रिएक्शन तेरी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। और एक बार तेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई ना, अब तू अपना खेल खेल सकता है, ठीक है। अब देख क्या लिखा हुआ है, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन। अब देख रिएक्टेंट तेरे पास कितने हैं, 2 हैं। तो तू देख खेलेगा तब जब खेलेगा ना, जब तेरे पास पता लग जाए तुझे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। इनमें से तेरे को पता करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट है या फिर लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अपने को चाहे कुछ भी दे रखा हो ना, हमको उसको मोल्स निकालना है। हमको चाहे कुछ भी दे रखा हो, हमको मोल्स निकालना है। तो ठीक है, हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, 10 ग्राम मास दे रखा है और ऑक्सीजन का मास दे रखा है 64 ग्राम। तो मैं हाइड्रोजन का क्या निकाल लेता हूँ, मोल्स निकाल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दे रखा है सर, 10 ग्राम दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखना है, इसका लिखना है, इस पूरे का मत लिख देना, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए अपने पास, 5 हो गए। इसकी बात करूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास दे रखा है इसका 64 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 32 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। मतलब मेरे को क्वेश्चन दे रखा था ग्राम के फॉर्मेट में और इसको मैंने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने मोल के फॉर्मेट में रख दिया। याद है मैंने जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, वहां पर ऐसे वाले मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए थे यार, और बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी कराए थे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता है सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा अपना 2.5, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं निकालूं लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर, 1 है, 1। तो ये कितना आएगा, 2। सर जो छोटा नंबर होगा ना, जो सर छोटा नंबर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ से पता लगता है कि मेरा जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मेरा क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये उसके बाद मिटा देना होता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है अपना, हमको पता लग गया कि जो मेरा ऑक्सीजन है वो क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब अब जो खेल में खेलूंगा वो कहाँ से खेलने वाला हूँ सर, मैं ऑक्सीजन से ही खेलने वाला हूँ। निकालना क्या सर मुझे, अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब देख मोल्स निकालने हैं वाटर के, वाटर के क्या निकालने हैं सर तेरे को, मोल्स निकालने हैं, ठीक है। अब देख कितना सिंपल है, देख यूनिटरी मेथड चला। अगर देख 1 मोल होता ना ऑक्सीजन का, यूनिटरी मेथड चलाऊंगा मैं और लेफ्ट साइड में कौन लिखूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट, जहां से निकालते हैं। हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया ना, तो यहीं से हमने को निकालना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में लिखूंगा जहां से मुझे निकालना है, ठीक है। और राइट साइड क्या लिखता हूं मैं, जो मुझे निकालना है, ठीक है। तो देख अगर 1 मोल होता है ना ऑक्सीजन का, तो वाटर के कितने मोल बन रहे थे, 2 बन रहे थे। तो यूनिटरी मेथड तो पहले से ही लगा हुआ है। तो देख है कितने मोल सर, 2 मोल है, 2 मोल है ऑक्सीजन के, तो वाटर के कितने मोल मोल बन जाएंगे, 2 × 2 कितने बन जाएंगे,
4 मोल बन जाएंगे वाटर के। कितना सिंपल है यार, कितना सेकंड का क्वेश्चन था तुम्हें पता ही है, मतलब 10 या 10 सेकंड का क्वेश्चन मान के चलो इसको, ठीक है। ये तो मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एक 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे सर, वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, 4 मोल्स बनेंगे। ये ऑप्शन मैंने मार दिया, ऑप्शन नंबर 4। कितना सिंपल था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपने लेक्चर देखे होंगे ना सारे, तो बिल्कुल आपको कहीं पे इतनी छोटी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जा। द नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। सर नंबर ऑफ एटम्स का तो आपने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू सर एन इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, ठीक है। सर एन मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सर डायरेक्टली दे रखे अपने को, 0.1 लिख दिया। सर Na क्या होता है, Na होता है सर एवोगाड्रो नंबर, 6 इंटू 10 की पावर 23 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सर एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी होती है सर नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ट्राई एटोमिक मतलब 3 एटम है, तो ये मैंने लिख दिया 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा कितना हो गया 18, और 18 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 23। तो देख 1.8 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तेरा, सी आ जाएगा। ये कितने सेकंड का क्वेश्चन था सर, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था यार, ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ये तो मैं आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में बिल्कुल सॉल्व करके लिख रहा हूँ, वहां पर आपको ये सजा सजा के थोड़ी लिखना है, वहां पे आपको किसी को समझाना थोड़ी है। तो अगर मैं ये खुद से करता तो ये कितना टाइम लगता, 5 सेकंड से भी छोटा आंसर था यार ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था अपना AIPMT 2010 में, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, ये पूछा गया था हमको को AIPMT मेंस 2011, ठीक है। अब देख विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपको किस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देख नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू Na। अब ध्यान से देख, Na तो सब जगह कांस्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि Na की वैल्यू तो क्या कांस्टेंट है, 6 इंटू 10 की पावर 23। मतलब तेरा अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तेरे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो तू नंबर ऑफ मोल्स निकाल। अब क्या निकाल, तू नंबर ऑफ मोल्स निकाल। तो ए ऑप्शन मैंने रखा, ठीक है। 64 ग्राम SO2, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 64 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा तेरा। बी अगर देख अपन 44 ग्राम CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ही होता है, तो ये भी तेरा 1 आ जाएगा। फिर सी ऑप्शन देख 48 ग्राम ओजोन, तो एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है 48 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू 3 करेगा तो 48 ही आएगा, तो ये भी तेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख 8 ग्राम हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना है 8, अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2, तो ये तेरे आ गए 4 मोल्स। तो देख नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स भी तो ज्यादा हो जाएंगे, तो तेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, बाकी जब आप अच्छे से इसको सीख जाओगे ना, तो आप कोई दिमाग में भी आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर तो आप इसको दिमाग में भी करोगे तो ये आपको कॉमन सेंस के आपकी जैसे नजर पड़ेगी ना ऑप्शन नंबर 4 में, आपको पता लग जाएगा, आपको बिल्कुल आपके मुंह में एक स्माइल आएगी कि हाँ आंसर यही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। AIPMT मेंस 2011 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा गया था सर नीट 2013 में, कहां पूछा गया था, नीट 2013 में, ठीक है। एन एक्सेस ऑफ AgNO3, मतलब AgNO3 का तो क्या है, एक्सेस है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया AgNO3 क्या है, ये एक्सेस है, ठीक है। इज एडेड टू 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर, ये मोलरिटी वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स वाला क्वेश्चन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ये जो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाना है। पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AgNO3 एक्सेस में ले लिया मैंने, ठीक है। is added to 100 milliliter of 0.01 molar solution of डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा, क्या लिखा हुआ है यार, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। अब देख क्रोमियम 3 मतलब क्रोमियम है, तो मैंने पहले क्रोमियम लिख दिया, ठीक है। फिर देख डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन लिख दिया तूने। तो टेट्रा एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, और टेट्रा मतलब 4 बार है, ठीक है सर। फिर इसको बंद किया मैंने, और बाहर क्या अपना क्लोराइड है, क्लोराइड। तो ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, इसको चेक करता हूं मैं।
ये मैंने डंडी खींची, बाहर चार्ज कितना है -1, तो इसमें चार्ज कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। देखते हैं, क्रोमियम की खोपड़ी में चार्ज होता है +3, Cl2 की खोपड़ी में -1 होता है, बट 2 है तो -2 कर दिया। वाटर कितना होता है, न्यूट्रल होता है, 0 होता है। +3 और -1 2 करूंगा तो +1 आएगा, सही है। +1 और इधर -1, मतलब ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, सही लिखा है। तो अभी आपको ये सीखना नहीं है, क्योंकि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर आपको ये सब बनाना सिखा दूंगा मैं, ठीक है। अभी बस आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, अभी बस आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। अब देख, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि AgNO3 एक्सेस ने इसके साथ रिएक्ट किया और अपना कहीं ना कहीं एक प्रिसिपिटेट बना। प्रिसिपिटेट बना कौन, AgCl। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ AgCl बन गया, ठीक है, ठीक है। उसके साथ कुछ और भी बना है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो AgCl है प्रिसिपिटेट मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब देख ये अपना क्या एक्सेस है, ये अपना क्या एक्सेस है। सर एक्सेस है ना, तो एक्सेस से तो अपन खेलते ही नहीं है। अगर एक एक्सेस है तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये अपना क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देख इसके 1 मोल है, इसका 1 मोल, तो AgCl का भी तो कितना बन रहा है, 1 मोल ही बन रहा है। इसका 1 है तो उसका भी तो 1 ही बन रहा है, ठीक है। तो निकालना क्या है मुझे सर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। AgCl के मोल्स निकालने हैं मुझे, AgCl के मोल्स, ठीक है, Na निकालना है इसका। और इन्होंने बातें दे रखी है मुझे इसके बारे में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देख 100 मिलीलीटर 0.01 मोलर, इसके बारे में दे रखी है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके बारे में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, किसमें, मिलीलीटर में। मोलैरिटी दे रखी है उन्होंने 0.01 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे इनटू 1000, और वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो 0.01 अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना हुआ। अब देख, पर ये तो मैंने किसका निकाला, जो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, और पूछा हुआ किसका, AgCl का। तो देख यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, 1 है तो 1 ही बना, 1 अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो AgCl कितना बना, 1 ही बना। और ये तो यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है। तो सर अगर 0.001 होगा ना, अगर 0.001 होगा ना, तो ये जो AgCl है उसका भी तो इतना ही बनेगा, उसका तो इतना ही बनेगा। तो जो AgCl का पूछा हुआ था उसका भी 0.001 मोलर आंसर, मोलर नहीं 1 मोल आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यार। बाकी जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनके बारे में वापस से ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला था ये आपको आता ही होगा, बाकी मैंने बता ही दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ आपको मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देख अगर तेरे को लीटर में आंसर, लीटर में वॉल्यूम दे रखा होगा, तो तुझे क्या लगाना है, N अपॉन V क्या तेरा लीटर में, ठीक है। पर तेरे को अगर मिलीलीटर में दे रखा होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो हमने अभी किया उसमें मिलीलीटर में था, तो तेरे को क्या लगाना है, N इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुझे, ठीक है। अगर लीटर में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, अगर मिलीलीटर में होगा तो ये लगा देना तू, ठीक है। समझ में आ गया, कोई सोचना कुछ नहीं सोचना तेरे को, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें मिलीलीटर में दे रखा था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लगाया। समझ में आया, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सिंपल सा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन। 3 ले रखे हैं इन्होंने, एक तो H2 है, एक O2 है और एक मीथेन है। मीथेन मतलब CH4। इनके इक्वल मास है, तीनों के मास क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। तो इनके मैं मास कितना ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। तीनों का मास सेम है तो तीनों को मैं 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। हैज बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, ठीक है, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे रखा है ना 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर क्या है इनका, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। निकालना क्या अपने को, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है अपने को। क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है सर, ठीक है। अब देख ये गैस इक्वेशन होता है, देख PV इक्वल टू NRT। देख R तो गैस कांस्टेंट होता है,
ये अभी हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम अच्छे से सीखेंगे इनको। फिलहाल अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ये ध्यान रखना, जो आर होता है ना ये गैस कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर अपना कांस्टेंट दे ही रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और प्रेशर के बारे में यहाँ कुछ दे नहीं रखा, मतलब प्रेशर भी अपनी क्या कांस्टेंट है। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो देख वॉल्यूम हाइड्रोजन का रेशियो, वॉल्यूम ऑक्सीजन का रेशियो, वॉल्यूम CH4 का इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स मीथेन का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास सबका सेम दे रखा है और सबका मैंने मास 1 मान लिया, 1 ग्राम, तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 होगा। 1 अपॉन कितना होगा, 32 होगा। 1 अपॉन कितना होगा, 16 होगा। CH4 का कितना होगा, 16, क्यों, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन, तो 12 + 4 16, ठीक है। अब देख ये मेरे पास आ गया। अब देख मुझे ऊपर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना ताकि ये सब इनकी टेबल में आ जाए वो, तो मैं देख 32 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब जगह, ठीक है। और एक बार मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो देख 2 कितने जा 32 आएगा, 2 कितने जा 32, 2 16 जा रेशियो, 32 1 जा 32, सॉरी 32 1 जा 32 आ जाएगा रेशियो, 16 2 जा 32 आएगा। तो ये तेरा आवाज आंसर आ गया, समझ में आ गया। 32 से तूने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर सबको, ठीक है। तो 2 16 जा 32, 32 1 जा 32, 16 2 जा 32, तो ये तेरा सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। तो ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ था, ऑप्शन देख अपना 16:1:2, 16:1:2, मतलब बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन ना 6th 7th 8th क्लास में भी कराए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुई। मतलब ये क्वेश्चन अपना पूछा हुआ था AIPMT 2014 का और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना जानते हैं, हमने सारे कंसेप्ट अच्छे से सीखे हुए हैं ना, तो चाहे क्वेश्चन आपको बहुत टफ भी दे देना तो अपना कोई मतलब कहीं पे अटकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है और हमने जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना वो जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है वैसे वैसे हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं मिटा देता हूँ। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एक अपना हाइड्रोजन दे रखा है इन्होंने, ये किसके साथ मिक्स हो रहा है, 11.2 लीटर ऑफ Cl2 के साथ मिक्स हो रहा है। ये क्या दे रहा है अपना, HCl दे रहा है, ये HCl, तो ये 2HCl लिख दिया मैंने क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो रिएक्शन क्या हो चुकी है सर, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गई ना तो अब मैं खेलना जानता हूँ क्या, यस सर मैं खेलना जानता हूँ, ठीक है, ठीक है सर। अब वापस से बात आ गई, सर यहाँ पर तो 2-2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, मेरे को पता है 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं और दोनों के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रखी हैं कि जिससे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकूं। तो यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगने वाला है। क्या लगने वाला है, लिमिटिंग रिएजेंट का। और एक बार मैंने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया ना तो उसी से मैं खेलना सीखता हूँ, सॉरी उसी से मैं खेलना जानता हूँ, उसी से मुझे खेलना है, मुझे लिमिटिंग रिएजेंट से ही खेलना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देख हाइड्रोजन का कितना दे रखा है इन्होंने, 22.4 लीटर। अरे मेरे भाई 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, मैंने ब्रह्मास्त्र सिखा रखा है ना आपको, 1 मोल में ही तो 22.4 लीटर होते थे, तो इसको मैंने लिख दिया 1 मोल, ठीक है। और ये देख 11.2 लीटर, 11.2 लीटर मतलब आधा मोल, 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, तो 11.2 लीटर मतलब आधा मोल, ठीक है। तो Cl2 के कितने मोल दे रखे हैं, आधा मोल, समझ में आ गया, ठीक है। और निकालना क्या है अपने को, HCl के मोल्स निकालने हैं, ठीक है, HCl के मोल्स निकालने हैं। यूनिटरी मेथड लगा सर, पहले यूनिटरी मेथड तो छोड़, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर देख लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू 1/2/1, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये भी 1/2 ही आएगा। तो जो छोटा आएगा, जो छोटा होता है वही अपना क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब मैंने ये मिटा दिया, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर मेरा, Cl2 है। कौन है सर, Cl2 है। तो मैं खेलूंगा किससे, Cl2 से खेलूंगा। तो देख 1 मोल अगर Cl2 होता तो HCl के कितने मोल बनते, 2 मोल बनते,
ठीक है, यूनिटी मेथड पहले से ही लगा हुआ है। पर हैं कितने Cl2 के मोल्स? सर हैं कितने? आधे। अगर आधे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये 1 का आधा तो ये 2 का आधा, 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 मोल अब अपना क्या बनने वाला है? HCl बनने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कितना सेकंड का क्वेश्चन था सर? 5-6 सेकंड का क्वेश्चन था। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन था सर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। वो क्वेश्चन अपना पूछा हुआ था नीट में, ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है अपना। तो आपको यहाँ पर यकीन हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये तो बात तब की चल रही है जब अपना 2015, 2016, 2014 तब की बात चल रही है। उस टाइम कट ऑफ कितनी कम आती थी आपको पता है क्या? उस टाइम मतलब पेपर हार्ड बनते थे। तो ये हार्ड पेपर के क्वेश्चन है मेरे भाई। अभी के जो क्वेश्चन है ना, जो नीट 2023-24 के जो क्वेश्चन है वो भी हम अभी करेंगे, तो वो देख कितने सिंपल होने वाले हैं। इनसे भी सिंपल, ये इतने सिंपल है तो वो देख इसने भी सिंपल क्या ही होंगे, ठीक है। तो जब हम नीट 2023 के 24 के क्वेश्चन करेंगे, फिर देखना आप कि वो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं वहां पे, क्योंकि ये तो तब के क्वेश्चन है जब कट ऑफ बिल्कुल बहुत कम जाती थी, मतलब उस टाइम पेपर अच्छा बनता था, ठीक है। तो अब जो पेपर बनता है बिल्कुल आसान बनता है, तभी तो कट ऑफ इतनी भी जाती है अपनी, और बच्चे भी इतने बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम अभी लेटेस्ट सालों के क्वेश्चन पेपर करेंगे तब आपको पता लगेगा कि अभी तो क्वेश्चन जो है ना और सिंपल फॉर्म में आने लग गए, ठीक है। तो कहीं पे भी डरने की दिक्कत, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, ठीक है, प्लस बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसके साथ बर्न्ट हुआ? ऑक्सीजन के साथ बर्न्ट हुआ। हमको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। तो इन्होंने यहाँ पे भी दे रखा होगा, वो चीज नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हमको पता है कि Mg ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो MgO ही तो बनेगा, ठीक है। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एक्सेस, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये पूछ रहे हैं कि एक्सेस रिएजेंट कौन है। और पूछ रहे हैं कि कितना ग्राम वो बचा हुआ है, मतलब एक्सेस कितना रिएक्ट हुआ है, ये नहीं पूछ रहे कितना बचा हुआ है, ये पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कितने सारे करा रखे हैं जब मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ाया था। तो वही कंसेप्ट, वही वहां से क्वेश्चन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देख, पहले रिएक्शन को क्या करता हूँ मैं? बैलेंस करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लिख दूं ना, तो यहाँ पर भी 2 लिख दूं, तो देख Mg कितने हो गए? 2 हो गए, Mg 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यस सर, बैलेंस हो चुकी है। क्या मैं अब खेल सकता हूँ? यस सर, आप खेल सकते हो अब, ठीक है। अब सबसे पहले क्या अपन देखेंगे कि सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? और लिमिटिंग रिएजेंट में मैं हमेशा कहाँ से खेलता हूँ सर? मैं मोल्स से खेलता हूँ। क्या इन्होंने मुझे मोल्स दे रखे हैं? नहीं, इन्होंने तो मुझे ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम का कितना? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम का मास दे रखा है 1 ग्राम, तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर? 24 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दे रखा है? 0.56 ग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू, जो ये मैंने किया ना, जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स आए उसको मैं कैसे डिवाइड करता हूँ तुमको पता है? स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो 1/24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/48 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो कितना है? स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कभी कितना आने वाला है? इतना ही आने वाला है जितना दे रखा है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ मोल्स था इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो इतना ही रहेगा, ये चेंज तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है। अब देख, एक कॉमन सेंस की बात देख, अगर ये 0.5 डबल हो जाता ना तो ये बन जाता 1, ठीक है। तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 64। अगर इसको डबल कर दूं ना मैं, इसको डबल कर दूं तो ये 1/64 हो जाएगा। सर आप डबल क्यों कर रहे हो उसको? अरे मेरे भाई, जैसे 2/4 है ना, इसको अगर मैं डबल करके ऐसे कर दूं 4/8, तो क्या ये अलग चीज हो गई क्या? अलग चीज हो गई क्या? नहीं भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है तो अभी भी वही। देख, तो अगर मैं ऊपर वाला डबल कर रहा हूँ तो नीचे वाला भी डबल कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू फिर भी वही आने वाली है, ठीक है। तो जो 0.5 था उसको मैं डबल करके कितना कर दिया? मैंने 1 कर दिया। तो 32 को भी डबल करके मुझे 64 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ में कंपेयर कर सकता हूँ, देख
नीचे वाली वैल्यू कितनी है इसमें 48 है, इसमें नीचे वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा मतलब जो नंबर आने वाला है वो छोटा आने वाला है ना, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये मेरा कहीं ना कहीं क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ गया? जो ऑक्सीजन है मेरा वो कहीं ना कहीं क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको आपको सॉल्व नहीं करना, सोचना है आपको, क्योंकि ये अपना क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन अपना क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये अब फिर मिटा देना अपने को, हमको पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करा रखे हैं, फिर हमको ये मिटा देना होता है। तो मेरे को यहाँ से क्या पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अपना सर, ऑक्सीजन है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था सर एक्सेस रिएजेंट बताओ, तो एक्सेस रिएजेंट कौन है अपना, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो एक्सेस रिएजेंट ऑक्सीजन होगा नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा नहीं होगा, मतलब आंसर या फिर मेरा 1 आएगा या फिर मेरा 3 आएगा, ये आंसर नहीं होने सकते। ठीक है, आंसर मेरा या फिर 1 आएगा या फिर मेरा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं अपन। ठीक है, अब मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन आ गया सर, ऑक्सीजन आ गया। तो मैं ऑक्सीजन से ही खेलूंगा, यस सर। अब देख ऑक्सीजन का अगर 1 मोल होता ये वाला, तो मेरे मैग्नीशियम के कितने मोल बन रहे हैं सर, 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, पर हैं कितने मोल सर, हैं कितने मोल ऑक्सीजन के, 0.56 32 है, तो इसके कितने बनेंगे 0.56/32 × 2 बन जाएंगे। ठीक है सर, ये बन गए किसके मोल्स, मैग्नीशियम के इतने मोल्स हो गए। ठीक है, ये तो मोल्स हो गए, पर हमको निकालना क्या है, मास चाहिए हमको, मास। तो देख 1 मोल में मोलर मास के बराबर होता है, जैसे 1 मोल में इसका कितना होगा 24 ग्राम होगा, तो इतने मोल है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा, इतने इंटू 24 हो जाएगा ना, तो 0.56/32 इंटू 2 इंटू 24 ग्राम। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 16 जा 4 4 जा 16, 4 4 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0.2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और ये कितना आ जाएगा 0.28 इंटू 3, ये आ जाएगा अपना 0.84 ग्राम। ये आ गया अपना क्या मैग्नीशियम। पर ये अपना मैग्नीशियम क्या आया पता है, जो रिएक्ट हो चुका है, जो रिएक्ट हो गया, जो रिएक्ट हो गया, मतलब 0.84 ग्राम क्या हो गया, रिएक्ट हो गया। पर वहां पर हमको रिएक्ट नहीं पूछा हुआ, वो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि एक्सेस कितना बचा हुआ है, एक्सेस बचा हुआ कितना है। सर था कितना 1 ग्राम था, उनमें से सर 0.84 ग्राम रिएक्ट हो गया, तो सर 0.16 ग्राम बचा नहीं है क्या अभी भी, तो 1 में से 0.84 अगर माइनस करोगे ना तो 0.16 ग्राम आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा तेरा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आ गया तेरा, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं, इससे बहुत टफ टफ क्वेश्चन मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाए थे उसके साथ करा रखे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने आपको। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे ना तो ये आराम से आप इतना तरीके से, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल जेंटली अपना हाथ चला सकते हैं ना, ये कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई सोचने का कुछ मतलब वो नहीं है जरूरत, बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन है। और सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, अपने लेक्चर अच्छे से देखे हुए हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका। देख, जैसे आपने एक जगह में निकाल दिया कि सर ऑक्सीजन अपना क्या है, ऑक्सीजन अपना क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन अपना क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और क्वेश्चन पूछते हैं हमारा कि एक्सेस बताओ, तो आंसर ये वाले और ये वाले तो होने नहीं वाले, ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, तो ये आंसर तो कट गए थे यहाँ पर। ठीक है, बाकी जब हमको अगर एक हमारे पास टाइम नहीं है फिर भी हमको एक ऑप्शन मारना है ना, तो कभी भी 0.30 ग्राम से छोटा वाला नंबर हो ना, 30 ग्राम से छोटा वाला नंबर, तो ये अपने मार देना है। पर ये कब मारना है, जब एक्सेस पूछा हो कि कितना एक्सेस बचा हुआ है, और हमको पूछा हुआ है कि कितना रिएक्ट हो गया, तो 0.70 से बड़ा नंबर। ठीक है, कितना रिएक्ट हो गया, तो 0.70 ग्राम से जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर आ जाएगा, और कितना अनरिएक्टेड है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 0.30 ग्राम से जो छोटा नंबर होगा वो अनरिएक्टेड होगा। तो इस क्वेश्चन में अनरिएक्टेड पूछा हुआ था, मतलब कितना एक्सेस बच गया, तो 0.30 ग्राम से छोटा नंबर चाहिए था, तो छोटा नंबर तो ये वाला है ना, ये तो बड़ा नंबर हो गया, तो आंसर में वैसे भी मार सकता था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी सॉल्व करना आपको आता ही है, और ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप मारना चाहते हो कि हाँ मैं मार के रहूंगा और मैं सही आंसर मारूंगा, तो 100% आपका सही आंसर आएगा। अगर आप रिएक्टेड में 0.70 ग्राम से ज्यादा नंबर मारो, और अनरिएक्टेड जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था तो उसमें 0.30 ग्राम से छोटा वाला नंबर ग्राम में आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको पूछा गया था AIPMT 2015 में। ठीक है,
अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एक अपना हाइड्रोजन है, एक अपना ऑक्सीजन है, ठीक है। इन रेशियो, मास का रेशियो दे रखा है इनका, मास का रेशियो, तो इसका मास कितना है 1 है, और इसका मास मान ले कितना है 4 है, ठीक है सर 4 है। व्हाट इज द मोलर रेशियो, मतलब मोल का रेशियो क्या होगा, सिंपल यार, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मास अपना 1 है और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होगा 2 होगा। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ का निकाल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास कितना है ऑक्सीजन का 4 दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, सॉरी ये सब छोड़, यहाँ पे क्या कर दे तू रेशियो बना दे, ठीक है। अब देख 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा कितना है 1:2, यहाँ पर कितना है तेरा 1:8। यहाँ पर देख हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी किया था रेशियो वाला, वॉल्यूम का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के साथ था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने अब क्या करना है ना, ऊपर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जिसकी टेबल में दोनों ही आ रहे होंगे। तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो तेरा आंसर क्या आने वाला है 4:1। समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेशियो वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड लगते हैं इनमें सॉल्व करने में, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आती, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 4:1, ये आ गया अपना 4:1, 4:1, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है यार, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे लेक्चर अच्छे से देखे हुए हैं, तो कोई क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है री AIPMT 2015 का, ठीक है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर निकालने हैं, मतलब मैक्सिमम किस में होंगे, ये पूछ रहा है मैक्सिमम किस में होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू Na इंटू, बस n इंटू Na ही होता है। देख Na तो कांस्टेंट होता है, तो Na से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मेरे पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे ना, उतना ज्यादा मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो जाएगा। 18 ग्राम, यहाँ पर देख डायरेक्टली मोल ही दे रखे हैं इन्होंने, मतलब 18 मोल। 18 मोल का मतलब तुम्हें पता है, यहाँ पर 18 लिखूंगा, यहाँ पर Na लिखूंगा, तो 18 इंटू 6 इंटू 10⁻23 कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए देख, ठीक है। तो मोल ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा, आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। कितना सिंपल है यार, 1 सेकंड के 2 सेकंड के क्वेश्चन है ये। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, लेक्चर आपने अच्छे से देखे हुए हैं ना, तो बिल्कुल कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपका उसी में पूछा गया था री AIPMT 2015 में, ठीक है। इफ एवोगाड्रो नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम, ओहो अब इन्होंने एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ही चेंज कर दी। एवोगाड्रो नंबर Na होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 6 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। पर ये बोल रहे हैं कि हमने 23 को चेंज करके 6 इंटू 10⁻20 कर दिया। अब इन्होंने ऐसा कर दिया, 6 इंटू 10⁻20 कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा चेंज करने से क्या चेंज होने वाला है, ध्यान रखना, रेशियो में कभी चेंज नहीं होने वाला, चाहे किसी का भी रेशियो में कभी भी चेंज नहीं होने वाला, रेशियो में कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होने वाला, ये आंसर नहीं होने वाला। अब देख द डेफिनेशन ऑफ मास ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास बोल रहे हैं बदल जाएगा, देखते हैं। अब देख 1 मोल में कितने होते थे पहले सर 6 इंटू 10⁻23 होते थे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मतलब 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम होगा। अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो कितना हो जाएगा 12/6 इंटू 10⁻23, पर हैं कितने सर, अब कितने कर दिया इन्होंने 6 इंटू 10⁻20 कर दिया, तो 12/6 इंटू 10⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻20, 6 से 6 कट गया, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो 12 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो पहले कितने ग्राम थे 12 ग्राम था। अब इन्होंने जो चेंज किया ना Na को चेंज कर दिया, तो उसके साथ जो मास है ना कार्बन का वो भी चेंज हो चुका है, देख ले, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन भी चेंज हो चुका है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। समझ में आ गया, पहले 12 ग्राम था, अब देख कितना हो गया 12 इंटू 10⁻³ ग्राम, चेंज हो चुका है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, सारे लेक्चर अच्छे से देखे हुए हैं ना, तो आपको खुद लग रहा होगा यार कि बहुत सिंपल है, मैं कर सकता हूँ। मूल कंसेप्ट जिस चैप्टर से बहुत बच्चे डरते थे यार, वो चैप्टर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 4-5 चीजें अगर हमको पता है ना, मेरे को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, मुझे यूनिटरी मेथड चलाना आता है, मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आता है, मुझे कहीं ना कहीं लिमिटिंग रिएजेंट का खेल खेलना आता है, मुझे स्टैकोमेट्री खेलना आता है, मुझे परसेंटेज प्यूरिटी पता है, परसेंटेज
यील्ड मुझे निकालना आता है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें, ये सब चीजें मिला के ही हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई नया क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन आएगा यार जो पहले से आता जा रहा है। ठीक है, तो अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है ना तो कहीं पे भी कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको बोल रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख दिया MgCO3। ठीक है, डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, मतलब ये हीट करने पर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, और अपने को पता है जब MgCO3 डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, MgO बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। यहाँ पर इन्होंने खुद से लिख भी रखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैंने रिएक्शन लिख दी, पर सबसे पहले काम अपने को ये करना होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर रिएक्शन बैलेंस होगी ना, उसी के बाद मैं खेल सकता हूँ। तो देख, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीशियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन क्या बैलेंस है। अब रिएक्शन बैलेंस है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। ठीक है, तो ये देख, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देख 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब इसका कितना ग्राम दे रखा, 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है पता है, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसकी हमको परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है। समझ में आ गया। तो मैंने परसेंटेज प्यूरिटी का आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था मैंने। और अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा ना, तो ये एक छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो परसेंटेज प्यूरिटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज प्यूरिटी इक्वल टू छोटा ग्राम अपॉन बड़ा ग्राम इनटू 100। ये जो हमको दे रखा है ना, ये बड़ा ग्राम दे रखा है, तो हमको अब छोटा ग्राम चाहिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और वो छोटा ग्राम निकालने के लिए ना कोई बात आपको देगा, कोई ना कोई तरीका आपको बताएगा कि यहाँ से निकालो। तो देख, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि कहाँ से निकालो सर, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड से निकालो। मतलब हमको कहाँ से निकालना है सर, यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। ठीक है, अब देख 8 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाला जा सकता है। यस सर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास कितना हो गया 8 ग्राम दे रखा है, और मॉलिक्यूलर वेट MgO का, मैग्नीशियम का कितना हो गया 24 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 40, तो 8/40। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/5, क्योंकि 8 1 जा 8 और 8 5 जा क्या होता है 40 होता है, तो ये 1/5 आ गया। ठीक है, अब देख, अब मैं खेलना जानता हूँ, कितना सिंपल है यूनिटरी मेथड। देख, अगर 1 मोल होता है ना तो इसका भी तो एक ही बन रहा है। ठीक है, तो देख 1 मोल MgO का होता तो MgCO3 का भी तो एक ही मोल बन रहा है। ठीक है, तो ये तो यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है। तो हैं कितने मोल, 1/5 है, तो इसके भी कितने बनेंगे 1/5 मोल। मतलब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, उसका कितना मोल बन रहा है 1/5 मोल बन रहा है। अब अगर एक मोल बनता तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 84 ग्राम। इसको तुम निकालोगे ना अगर, तो 84 ग्राम होता है। देख, Mg का कितना हो गया 24, कार्बन का होगा 12 और ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया 48। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 84 ग्राम आएगा। ठीक है, तो अगर 1 मोल होता मैग्नीशियम कार्बोनेट तो उसका 84 ग्राम होता, क्योंकि मुझे पूरा ब्रह्मास्त्र पता है कि 1 मोल का उसके मोलर मास के बराबर होता है। पर यहाँ पर कितने मोल बन रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के, 1/5 बन रहे हैं, तो 1/5 इंटू 84 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब देख, अब इसको मैं 5 को बना दे रहा हूँ ताकि 5 से कट जाए। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, तो ये मेरे पास आ गया 17 ग्राम। सर, आपने क्वेश्चन में मुझे 20 ग्राम दे रखा था, वो बड़ा ग्राम दे रखा था। सर, मैंने छोटा ग्राम निकाल दिया, किसकी मदद से, MgO की मदद से। ठीक है, तो मेरा खेल खत्म हो गया। परसेंटेज प्यूरिटी का सिंपल फॉर्मूला लगा सर, छोटा ग्राम अपॉन बड़ा ग्राम इंटू 100। छोटा ग्राम कितना है सर 17 ग्राम, बड़ा ग्राम कितना है सर 20 ग्राम इंटू 100। सर 21 जा 20, 25 जा 100, तो 17 इंटू 5 कर सर, 17 इंटू 5, 5 7 जा 35, कैरी बट 3, 5 1 जा 5, 6 7 8। सर 85 के अप्रॉक्स मेरा आंसर आने वाला है, 85% के आसपास मेरा आंसर आने वाला है। तो देख, आंसर आ गया मेरा 84, आंसर आ गया मेरा 84%। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत हो रही है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कभी कभी आपको ये पूछ लेता कि परसेंटेज इम्प्यूरिटी क्या हुआ, तो देख 84 ग्राम तो कहीं ना कहीं तेरी परसेंटेज प्यूरिटी है, तो अगर तू इसको 100 से माइनस कर देगा ना, तो जो 16 ग्राम तेरा आएगा, सॉरी 16% जो आएगा ना तेरा, वो तेरा परसेंटेज इम्प्यूरिटी होगा। तो कभी कभी इम्प्यूरिटी भी पूछ लेता है, परसेंटेज इम्प्यूरिटी, तो निकालनी तो तुमको परसेंटेज प्यूरिटी ही है, पर उसको 100% से माइनस कर देना। ठीक है, तो ध्यान देना क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज इम्प्यूरिटी ना लिखा हो। ठीक है,
तो यहाँ पर तो परसेंटेज प्यूरिटी ही लिखा हुआ था, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 85% यानी 84%। सर ये थोड़ा सा परसेंटेज चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 84 था ना, उसको मैंने 85 माना था, क्योंकि मैं अप्रॉक्स आंसर निकाल रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट आंसर निकालना थोड़ी है। मैं सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी थोड़ी कर रहा हूँ, बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं कि मुझे बिल्कुल पॉइंट में भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। नहीं सर, मेरे को तो ऑप्शन मेरे पास है, मुझे पता है कि आंसर मेरी आंखों के सामने ही है, तो मैंने आसपास की वैल्यू भी अगर निकालूंगा ना तो ऑप्शन में टिक मार सकता हूँ और मेरे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में भी क्या आया होगा, अगर आपने सारे लेक्चर देखे होंगे ना, तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए पीवाईक्यू, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लेक्चर देख के ना किया जा सके। मतलब मैंने लेक्चर में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आराम से लगा सकते हो आप। और जब नीट 2025 का पेपर आपका होगा, उसके बाद जब मैं आपको इस साल का भी पेपर का जो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा यार, जो मैंने आपको करा रखे हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो अगर आप लेक्चर में पूरी ट्रस्टली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कभी नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया अपने पास, ये देख नीट 2016 का क्वेश्चन है, और नीट 2016 का अभी तक की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। नीट 2016 का जो पेपर था ना, बहुत सही आया था, बहुत सही पेपर आया था। ठीक है, ये अच्छा पेपर आया था इसका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब अच्छे पूछे हुए थे। ठीक है, अब देख, सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है, एक एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट वाई है, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म दो कंपाउंड, एक कंपाउंड बन गया XY2 और एक कंपाउंड बन गया मेरा X3Y2। ठीक है सर, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, देख नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो सर आपको पहले से ही पता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता ही है, ये तो अपने को पता ही है। पर एक चीज ध्यान से यहाँ पर देख ले, जैसे ये मॉलिक्यूलर वेट है ना, अगर मुझे यहाँ पर XY2 का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है तो मैं लिखूंगा X प्लस 2Y। अगर मुझे कहीं ना कहीं X3Y2 का लिखना होता तो मैं लिखूंगा 3X प्लस 2Y। अगर मुझे X3Y5 का लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 3X प्लस 5Y। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट की जगह में ऐसे लिखना है अपने को इन वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देख, तो पहला ये बोल रहे हैं कि 0.1 मोल ऑफ XY2, जो XY2 है उसका मोल कितना दे रखा है, 0.1 मोल दे रखा है सर। ठीक है, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है सर 10 ग्राम। ठीक है, और अपने को निकालना है एटॉमिक वेट ऑफ X और Y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, ये मैंने लिखा सर XY2, सर मास कितना दे रखा है सर 10 ग्राम दे रखा है सर। मोल कितने दे रखे हैं, मोल कितने दे रखे हैं, मोल को कैसे लिखते हैं, स्मॉल n से। मोल कितने दे रखे हैं सर, मोल दे रखे हैं अपने को 0.1 मोल। ठीक है, अब देख, तो हमको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है 0.1 इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है 10 और मॉलिक्यूलर वेट XY2 को कैसे लिखूंगा मैं सर X प्लस 2Y। ठीक है, X प्लस 2Y। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा X प्लस 2Y इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.1। अब ये 0.1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा वो, X प्लस 2Y इज इक्वल टू 10, ये 100 बन गया। ठीक है, तो ये पहली एक इक्वेशन मेरी आ चुकी है, XY2 वाली इक्वेशन मेरी आ चुकी है। ठीक है, अब दूसरा है अपना X3Y2, ये X3Y2 इसका मास कितना दे रखा है सर 9 ग्राम दे रखा है, ये लिख दिया मैंने 9 ग्राम। सर इसका मोल कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 0.05। ठीक है, अब बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल कैलकुलेशन ही नहीं आती। ठीक है, वो सोच रहे होंगे सर ये करके ये 100 कैसे आ गया। अगर ये समझ में नहीं आता ना, पॉइंट वाला तुमको समझ में नहीं आता, तो 0.1 को तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 10 की पावर -1, क्या लिख सकते हो 10 की पावर -1 भी तो लिख सकते हो। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 बन जाएगा। 10 की पावर 1 मतलब 10 पहले से था, अब 10 की पावर 1 तो ये क्या बन गया 100 बन गया मेरा, ये 100 तभी तो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो जैसे ये 0.05 है, इसको कैसे लिख सकते हो आप 5 इंटू 10 की पावर -2 भी तो लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो। अगर आप पॉइंट वाला देख के दिक्कत होती है आपको, पॉइंट वाला जो होता है ना उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो उस पॉइंट को आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है सर, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है सर 5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है सर 9 ग्राम दे रखा है, और मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन 3X प्लस 2Y। अब 3X प्लस 2Y इधर आ जाएगा,
इज इक्वल टू 9 और ये वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9/5 तो है ही। ये 10⁻² है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻², मतलब 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 जा 29 जा कितना होगा 180, इतना इधर कितना 3x प्लस 2y है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देख, इसमें भी 2y है और इसमें भी 2y है। ठीक है, 2y में से 2y अगर माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, 2 - 1 कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो पहले मैंने इक्वेशन 2 लिखी, 3x प्लस 2y गिव्स 180। अब मैंने इक्वेशन 1 लिखी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, माइनस कर दिया मैंने इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया। तो अब देख 2x में से 2y में से 2y चला गया तो ये तो हट गया अपना, 180 में से 100 चला गया तो 80 बचा, और 3x में से 1x निकल गया तो 2x बचा। तो 2x कितना है अपना 80 है, तो 1x कितना होगा 80/2 मतलब 40 होगा। तो यहाँ से मेरा क्या पता लग गया, x कितना है मेरा 40 है, x और y निकालना था, x मेरा निकल गया 40, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर मुझे y भी निकालना होता ना, वैसे आंसर तो मेरा यहीं से आ गया, पर मुझे y भी निकालना है, तो x मैंने निकाल दिया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो एक वाली इक्वेशन में या तो इक्वेशन 2 में, किसी में भी डाल सकते हो। जैसे मैंने इक्वेशन ये 1 ली, तो x मैंने निकाल दिया 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, तो 2y कितना हो जाएगा 60, तो y कितना हो जाएगा 30, तो y कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये आ गया y 30। समझ में आ गया, तो ये कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद ऐसा वाला क्वेश्चन भी आपको आएगा ना, तो ये वाला मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज, जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, उस टाइम भी मैंने आपको करा रखा है। बाकी आज के बाद इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन कभी दोबारा से आएगा ना, तो आप उसको चंद सेकंडों में, बहुत कम टाइम में आराम से बिल्कुल शांति से सॉल्व कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे अपने पास XY2 है, तो ध्यान रखना उसका मॉलिक्यूलर वेट जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x प्लस 2y, x2y3 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखूंगा 2x प्लस 3y। समझ में आ गया, अगर मुझे इतना पता होता तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अच्छी कैटेगरी में रखूंगा, पर अपना लड़का जानता है कि इनको कैसे टैकल करते हैं, आराम से सॉल्व कर देगा इस क्वेश्चन को भी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन है अपने पास नीट 2018 का। ठीक है, अब मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है ये देख HCOOH, ये अपना फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, क्या है ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो कितना ग्राम दे रखा है इसका 2.3 ग्राम। ठीक है सर, एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मतलब एक COH बनाया और एक और COH बना दिया, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ोगे ना, तो ये चीजें आपको बहुत मतलब एक अभी तक पूरे, जब तक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना, तो ये चीजें आपको मतलब 100 बार लगभग 100 बार रिपीट हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मिक एसिड पता नहीं है कि HCOOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या COOH 2 बार जुड़ जाए तो उनको अपन ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे छोटी सी चीजें आराम से याद कर सकते हो, पर कोई अगर याद भी नहीं होती ना, तो ये केमिस्ट्री में इतनी बार यूज होंगे कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सैलिक एसिड अपने को कितना दे रखा है 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। ठीक है, इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, इनको मैंने किसके साथ ट्रीट किया, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब देख एक बात ध्यान रखना, जो ये H2SO4 होता है ना, पूरी केमिस्ट्री में कभी भी तुम्हारे पास, पूरी केमिस्ट्री चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी केमिस्ट्री हो, अपने पास कभी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 आए ना, तो ध्यान रखना जो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये होता है अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी निकालने वाला, हाइड्रेटिंग मतलब पानी, डी मतलब निकालना, तो पानी निकालने वाला एजेंट है कौन, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो मतलब पानी निकाल देगा, पानी मतलब H2O, तो H निकाल गया, H2 निकल गया और एक O निकल गया, तो यहां से देख H2O निकल गया, प्लस अब क्या बचा CO बच गया, तो देख CO भी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख H2O निकालना है ना, H2 और एक O निकाल दिया, तो ये निकल गया मेरा H2O। ठीक है, प्लस अब क्या बचा देख, एक तो CO बचा, यस सर, और एक CO2 बच गया,
यस सर, ये लिख दिया मैंने। कितनी सिंपल इक्वेशन है ये। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वापस से वापस आएगी और कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, आराम से लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देख, अब एक बात सुन ध्यान से। ठीक है, हमको निकालना क्या सर, द इवॉल्व्ड गैसेस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH सॉल्यूशन। जो इवॉल्व गैस मिक्सचर है, जैसे अपना जो भी अपना रिलीज हुआ है ना, जैसे वाटर, CO2, सॉरी CO, H2O, CO, CO2, ये जो भी रिलीज हुआ है इसको मैंने कहाँ भेज दिया, KOH पैलेट्स में। KOH का काम ध्यान देना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर तुमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा होगा ना NCERT में, तो जो दूसरा पेज है उसका, उसके टॉप में दे रखा है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। वहां पर दे रखा है कि अगर KOH में यूज करता हूं ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। मतलब जो KOH होता है ना वो क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये अपने मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में तूने देखा होगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर, अगर तूने पढ़ा होगा तो। ठीक है, पर अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रख जो KOH होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई तो जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने वाली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने वाली। मैं कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज कर रहा हूँ तो वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर भी नहीं मिलने वाला। तो मेरा जो प्रोडक्ट में दिखने वाला है वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, ग्राम निकालना है। मतलब जो बचा, मतलब जो बचा किसमें, प्रोडक्ट में, वो निकालना है। तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बचे। ठीक है, तो मुझे उनका ग्राम निकालना है बस। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि CO2 क्यों नहीं दिखा प्रोडक्ट में, क्योंकि KOH ने एब्जॉर्ब कर दिया। सर वाटर क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड जो बचा प्रोडक्ट में ना, उनका कहीं ना कहीं अपने को क्या निकालना है, ग्राम निकालना है। ठीक है, अब देख HCOOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का कितना होगा 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है तो कितना देगा 36 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10, 3 4 और 1 5, 50 ग्राम। कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया तेरा। मतलब HCOOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 50 ग्राम। ठीक है, तो ध्यान से देख, अगर 50 ग्राम होता, अगर 50 ग्राम होता, सब छोड़, मैं तेरे को मोल से सॉल्व कराता हूँ, मोल्स से। तो यहाँ पे मोल्स अगर मैं निकालूँ उसका, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास कितना है 2.3 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है अपना 50, 50 ही आ रहा है ना, देख ले एक बार। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 हो गया, कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 हो गया, 32, मैंने 36 लिख दिया था गलती से। 2 2 4 5 6, 3 और 1 4, 46, तभी तो ये 46 आ रहा है, 46 आएगा ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है सर, ठीक है। अब देख, अगर ये 23 होता, ये जो ऊपर 2.3 है ना, अगर सोचिए 2.3 नहीं होता और ये 23 होता, तो 23 1 जा 23, 23 2 जा 46। तो कुछ मत करना इसको, सॉरी कुछ मत करना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 23 तो बन जाएगा। पर तू क्या ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे भी तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुझे। तो अब ये क्या बन जाएगा, देख ऊपर 23 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 46 इंटू 10 हो गया। 23 1 जा 23, तो 23 2 जा 46, तो 1 अपॉन कितना हो गया ये 20 हो गया। 1 अपॉन कितना हो गया 20। मतलब जो फॉर्मिक एसिड है उसका मोल कितना बन गया 1/20। अब ध्यान से देख, अगर फॉर्मिक एसिड का 1 मोल है ना, तो CO का कितना मोल बन रहा है 1 बन रहा है। मतलब एक पे एक ही बन रहा है, तो ये यूनिटरी मेथड पहले से लिखा हुआ है। तो सर 1/20 में CO का भी तो 1/20 ही बनेगा, CO का भी तो 1/20 ही बनेगा। तो जो ऊपर वाला CO है उसका मैंने मोल निकाल दिया, कितना सर 1/20। ठीक है, अब नीचे वाला CO का निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 45 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देख 2 कार्बन है 12 लिख दिया, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 64 होगा, और 2 हाइड्रोजन है 2 लिख दिया मैंने। तो 4 5 6 7 8, 8 6 और 1 7, ये हो गया अपने पास। रुक जाओ, अरे 2 कार्बन है ना, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का कितना होगा 24 होगा। ठीक है, तो 4 8 9 10, 6 7 और 1 9, 90। ठीक है, तो ये हो गया 90। ठीक है, तो वापस से वही खेल हो जाएगा, देख वापस से वही खेल हो जाएगा
कि 4.5 अगर 45 होता तो 90, 45 बन जा 45 और 45 2 जा 90, तो यहाँ से पॉइंट हटाना है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर 45 हो गया, नीचे क्या हो गया, वही है जो था। ठीक है, तो 45 बन जा और 45 2 जा 90, तो ये वापस से कितना आ गया 1/20। सर ये तो 1 मोल दिख रहा है और 1 मोल पे सर सीओ का 1 मोल ही बन रहा है। सर 1 मोल पे 1 मोल ही सीओ बन रहा है, यूनिटी मेथड पहले से लगा हुआ है, तो सर 1/20 में कितना बनेगा, 1/20 ही तो बनेगा है। मतलब ऊपर वाले में सीओ कितना बन रहा है 1/20 मोल, और नीचे वाले में भी सीओ कितना बन रहा है 1/20 मोल। तो टोटल सीओ के मोल कितने बन गए सर, टोटल सीओ के मोल कितने बन गए 1/20 प्लस 1/20, ये कितने हो गए, देख 20 एलसीएम लिया मैंने, एक सेकंड रुक जा, ये कितना बन जाएगा मेरा 20 मेरा क्या लिया, एलसीएम ले लिया मैंने, तो 20 तो 1 प्लस ये 20 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2/20, तो ये कितना हो गया 1/20, सॉरी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/10 मेरा क्या आ गया, मोल बन गए किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। पर मुझे मोल थोड़ी निकालना, मुझे तो ग्राम निकालना है, तो 1/10 इंटू सीओ मतलब 12 प्लस 16 28 हो गया, इंटू 28 कर देना है, मतलब कितना आ जाएगा 2.8 आने वाला है, कितना आ जाएगा 2.8, ये रहा 2.8। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अभी तक का जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए ना, उनमें से जो सबसे शानदार क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था। हालांकि हमने अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो ये भी हम आराम से सॉल्व करते, तो ये क्वेश्चन मैं अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर पता नहीं होता कि KOH अपना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, अगर मुझे पता नहीं है कि जो कार्बन कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, या फिर कहीं ना कहीं अगर मुझे ये दो बातें भी पता नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन बनता नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ये बातें जो एक्स्ट्रा बातें थी छोटी छोटी, जो शायद बायोलॉजी में भी आपको पता होगी, फोटोसिंथेसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बातें अगर आपको पता होती और जितने भी मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ा रखे हैं वो सब आपको पता होते तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे। पर मैं फिर भी बोलना चाहूंगा कि अभी तक के जितने क्वेश्चन आए नीट में, मोल कंसेप्ट से आज तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, उनमें से जो सबसे शानदार क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वो यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसी को मानूंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सर, आंसर क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप जब समझ जाओगे और खुद से सॉल्व करोगे तो ये आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और एक बार आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाकी जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए हैं तो वहां पर इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैंने करा रखे हैं ना कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई भी नया क्वेश्चन आपको नीट 2025 में देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं अपन, 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब देख वाटर का डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो जो ये 18 ml लिखा हुआ है ना, 18 ml, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 18 ग्राम, समझ में नहीं आया तुमको, 18 ml को मैं 18 ग्राम भी तो लिख सकता हूँ, समझ में आ गई। ठीक है, अब देख, ठीक है, अब देख नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, n इंटू Na। अब देख Na तो सब में कांस्टेंट है, तो Na को मैं हटा रहा हूं क्योंकि Na से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि Na तो सब में कांस्टेंट है, तो मैं आंसर किससे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स से। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना उतना ज्यादा मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे। ठीक है, तो देख अगर वाटर का 18 ग्राम होता तो वाटर का कितना मोल होता है 1 मोल, तो 18 ग्राम ही तो है, 18 ml मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम है मतलब 1 मोल। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर कितने मोल आ रहे हैं मेरे पास, 1 मोल आ रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। सर 18 ग्राम होता तो 1 मोल होते, 1 ग्राम होता, यूनिटी मेथड लग गया ये,
तो 1/18 मोल हो जाते हैं। पर है कितने ग्राम सर? 0.18 ग्राम है, 0.18 ग्राम है। तो 1/18 इंटू 0.18। अब इसको तो सॉल्व मत कर यार, क्योंकि इसको सॉल्व भी करेगा तो 1 से आंसर तो छोटा ही आने वाला है, 1 से आंसर तो छोटा ही आने वाला है। तेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो यहाँ पर तू इनको सॉल्व करेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये आंसर छोटा ही आएगा, 1 से तो छोटा ही आएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी चेक कर, ये ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या था? बी था। अब सी चेक कर, 0.0024 लीटर। ओ भाई, अबे अपने को पता है कि 22.4 लीटर होता तब जाके 1 मोल होता, ठीक है। अगर 1 लीटर होता, यूनिटी मेथड लगा दिया तो कितने मोल बन जाते? 1/22.4। यहाँ पर तो कितना दे रखा है अपने को? 0.00224। इतना लीटर होगा तो ये हो जाएगा 1/22.4 इंटू 0.00224। तो ये आंसर तो सॉल्व करेगा ना कि कहीं 1 से तो छोटा ही आएगा यार, 1 से तो छोटा ही आएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। फिर चौथा आता है 10⁻³ ये खुद ही इन्होंने मोल दे रखा है, मोल इन्होंने दे रखा है 10⁻³ इसको बोलते हैं अपन 0.001, इसी को तो 10⁻³ बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो और छोटा हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। मतलब जो सबसे ज्यादा मोल या फिर मैं बोलूं जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपने होंगे वो अपने ऑप्शन नंबर 1 में होंगे। समझ में आ गया? तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए यार, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। और अगर आपको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है ना, यूनिटरी मेथड चलाना आता है, तो आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछा गया था नीट 2019 में, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ एमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस मतलब H2 प्लस N2 सॉरी N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट। ये मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं ऐसे वाले? गिव्स आउट 2NH3, ठीक है। 20 मोल्स क्या बनाना है एमोनिया के? एमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 20 मोल। तो ये बोल रहे हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रिएक्टेंट का पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को लिमिटिंग एजेंट से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देख, ठीक है, ध्यान से देख, क्योंकि अपने को यहाँ से निकालना है, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट से निकालना है। यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देख, अगर यहाँ 2 मोल होते हैं ना, तो हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे थे? 3 मोल बन रहे थे, ये 2 ये 3, ठीक है। अगर 1 मोल होता मतलब यूनिटरी मेथड तो बन जाते 3/2। पर है कितने सर? है कितने? 20 है ना, तो 20 होंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2 इंटू 20, 2 1 2, 2 10 20। आंसर आ गया 30 मोल्स। 30 मोल्स बनेंगे तेरे हाइड्रोजन के। ये मार दिया मैंने टिक। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कितना सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन था। मतलब 5-6 सेकंड में तो इसको आराम से निपटा सकता है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। क्वेश्चन आया अगला, क्वेश्चन नंबर 16। ये पूछा गया था अपना नीट 2019 में, उड़ीसा वाला जो पेपर हुआ था, ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देता हूँ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, मास दे रखा है 1.8, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होता है 18। तो ये कितना हो गया? 1/10। कितना हो गया? 1/10। 1/10 को अपन क्या बोलते हैं? 0.1 बोलते हैं, ठीक है। एट 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 374 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करना पड़ता है। जो हम पूरा केमिस्ट्री में खेलते हैं ना, वो कौन से केल्विन में, वो हम केल्विन टेम्परेचर में खेलते हैं। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है ना क्वेश्चन में, तो उसको पहले अपने को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो 273 प्लस कर देना। तो ये 273 इसमें प्लस करना पड़ेगा मुझे। 4 5 7, 7 7 14, 3 4 5 6, ये आ गया 647 केल्विन आ गया। केल्विन में खेलूंगा मैं, कभी भी खेलूंगा केमिस्ट्री में केल्विन में खेलूंगा, ठीक है। तो टेम्परेचर दे रखा है अपना 647 केल्विन। सर ये 647 कितना गंदा नंबर है यार, कितना गंदा नंबर है। इसको मैं 650 लिख रहा हूँ, इसको मैं 650 लिख रहा हूँ, 650 केल्विन, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। 1 बार 1 एटमोस्फेयर के बराबर होता है, तो प्रेशर अपना दे रखा है 1 बार यानी 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। और आर की वैल्यू बोल रहे हैं कि कितना यूज करना है? 0.08। इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 8 इंटू 10 की पावर -2, 8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम निकालना है, निकालना क्या सर? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये अपना एक चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का। कि पता नहीं इन्होंने मोल कंसेप्ट में क्यों पूछ दिया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए इन्होंने इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट में डाल दिया। पर इस क्वेश्चन को मैं कहाँ डालूंगा? स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी सॉल्व करा देता हूँ। PV इजिकल टू
nRT, ये अपनी क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। मेरे को निकालना है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, nRT अपॉन प्रेशर को नीचे भेज दिया मैंने। तो n की वैल्यू कितनी है सर, 8 × 10⁻²है। r की सॉरी n की नहीं है, ये r की है। r की वैल्यू ये है, n की कितनी है, n की मैंने निकाली 0.1, तो मैं 1/10 ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 नीचे कर दिया तो 10 मैं नीचे कर रहा हूँ, 1 ऊपर कर दिया तो 10 नीचे कर दिया मैंने, इनटू टेम्परेचर कितना है 650 है, ठीक है। नीचे क्या है अपना प्रेशर, प्रेशर कितना है सर 1 एटमोस्फेयर है, तो 1 इंटू ये कर दिया मैंने। अब 10 से ये कट गया मेरा, ठीक है। अब 65 इंटू 8 करना पड़ेगा मुझे, 65 इंटू 8, तो 5 8 जा 44, 6 से 36, 42, 48, 45, 52, 520, ये आ रहा अपना 520, तो ये आ गया अपना 520 इंटू 10⁻², तो ये अपना आ जाएगा 5.2। कितना आ जाएगा सर 5.2, मतलब 5.2 के आसपास मेरा आंसर आने वाला है। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 5.2 के आसपास मेरा आंसर आने वाला है, तो सबसे नजदीक ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 5.35, 5.37, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरा। कितना सिंपल है, मतलब ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और फॉर्मूला इसमें कौन सा लगा सर, PV = nRT, PV = nRT, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना मोल कंसेप्ट का नहीं माना जाएगा, ये मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। कौन से चैप्टर में आता है ये, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैंने काट दिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the maximum number of atoms, maximum number of atoms। सर नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बताया था नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। सर Na तो सब जगह सेम ही होने वाला है क्योंकि Na तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, n इंटू एटोमिसिटी से। तो पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो n क्या होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास कितना है 1 और मॉलिक्यूलर वेट लिथियम का कितना है 7, इंटू एटोमिसिटी कितनी है, लिथियम अकेला है तो 1, तो ये आंसर आ गया 1/7, ठीक है। बी के लिए अगर मैं देखूं तो n इंटू एटोमिसिटी, n कितना है सर 1/108 इंटू एटोमिसिटी 1 है क्योंकि Ag जो है अकेला खड़ा हो रखा है, ये क्या हो जाएगा 1/108 हो गया, 1/7, ये 1/108। सी ऑप्शन देखो n इंटू एटोमिसिटी, n कितना है सर, n कितना है 1 ग्राम ही है, और सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना है मैग्नीशियम का 24 है, इंटू अकेला खड़ा है तो एक ही एटम है, ये कितना हो जाएगा 1/24। फिर डी की बात करें अपन, n इंटू एटोमिसिटी, तो 1/ ऑक्सीजन का कितना है 32 क्योंकि O2 लिखा हुआ है, इंटू अब यहाँ पर कितने हैं देख, एटोमिसिटी कितनी आएगी यहाँ पर, क्योंकि O2 लिखा हुआ है तो एटोमिसिटी कितनी आएगी 2 आएगी, तो ये आ गया अपना सॉल्व करेगा तो 1/16 आएगा, ठीक है। अब देख ऊपर सबके 1 है और नीचे सबके अलग अलग नंबर है, तो नीचे जिसका सबसे छोटा नंबर होगा ना उसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ में आ गया बात। तो नीचे सबसे छोटा किसमें अपना ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम लिथियम। इसके पास क्या हो जाएंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अगर कोई पूछता कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स बताओ तो नीचे सबसे ज्यादा बड़ा नंबर ढूंढना होता, फिर आंसर ही आ जाता, समझ में आ गया। पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताओ, मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है जिसे डिवाइड करना है वो छोटा वैल्यू होना चाहिए, छोटा वैल्यू होगा तभी तो बड़ा नंबर आएगा, समझ में आ गई। बड़ा नंबर ही तो हमको ढूंढना है क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ताकि सबको समझ में आ जाए, आप में से कोई जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा ना उसको भी समझ में आ जाए, वरना ये मैं इसमें पेन नहीं लगाता, ठीक है। ये अपन वैसे ही देख के सॉल्व कर लेते। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था नीट 2020 में कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम वेट करता है 12 ग्राम, ठीक है। 1 मोल कार्बन का वेट करता है 12 ग्राम, ये तो बहुत सही बात है यार सर, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, ये तो ब्रह्मास्त्र वाली लाइन दे दी इन्होंने। ब्रह्मास्त्र में मैंने बोला था कि 1 मोल, किसी का भी 1 मोल उसके मोलर मास के बराबर होता है, तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम होता है, तो ये तो सही बात लिखी हुई है ना कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें एटम्स कितने होंगे सर, अरे मेरे भाई 6 × 10⁻23 एटम्स ही तो होंगे,
6 इंटू 10⁻23 एटम्स ही तो होंगे। ये तो ब्रह्मास्त्र की लाइन ही पूछ ली उन्होंने, ये तो ब्रह्मास्त्र की लाइन ही पूछ ली उन्होंने। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 19, नीट 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई कार्बन। सर कार्बन कितना दे रखा है? 78%, ठीक है। एंड रिमेनिंग परसेंट क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। रिमेनिंग जितना भी परसेंट बचा, कितना परसेंट बचेगा? 22%। मतलब 100 में से 78 माइनस करूंगा तो 28% बचेगा, ठीक है। ये अपना हाइड्रोजन है, ठीक है। अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको कितने बार करा दिया यार। पूरा जो इंपेरिकल फॉर्मूला वाला और जो परसेंटेज कंपोजिशन वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल कराए थे और अच्छे अच्छे जेईई मेंस के भी एग्जांपल कराए थे। ये जो क्वेश्चन है ना उसके बिल्कुल लुल्लू वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल लुल्ल, जो बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको परसेंटेज दे रखा हो या रेशियो दे रखा हो, आपको करना क्या है, इनके एक एटम के मास से डिवाइड करना है। कार्बन का एक एटम का मास 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा देखते रहा। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। इसको सॉल्व करेगा तो 1 से डिवाइड करेगा 22 को तो 22 ही आएगा। अब देख 6 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 3 18 और 6 4 क्या हो जाएगा? 24। मतलब 4 नहीं होने वाला, 4 से छोटा नंबर आने वाला है और 3 से, तो ये आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट समथिंग है ना। अगर सिर्फ 6 होता तो 6 3 तो सिर्फ 18 हो रहा है, पर ये 6 पॉइंट समथिंग है। मतलब ये 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 3.5 से कर दिया, 3.6 से। ये अपना होल नंबर ही होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा ही नंबर होना चाहिए। तो देख 4 से तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से तो आगे चला जाएगा, क्योंकि 6 4 24 होता है और ये तो 6 से बड़ा नंबर है। तो 6 पॉइंट समथिंग है, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 24 से भी आगे निकल जाएगा। तो ये किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कॉमन सेंस अपने को लगाना है। तो अगर कार्बन 1 है ना, सॉरी कार्बन अगर 1 है ना, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। आंसर आना चाहिए CH3। ये आ गया मेरा आंसर। ये अपने को एग्जैक्ट नहीं निकालना, अगर मैं थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा दूं ना तो ये 100% मेरा आंसर सही आता है, 100% आंसर सही आता है। और ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैंने पूरे आपको जब आपको पूरा लेक्चर पढ़ाया था वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और इससे रिलेटेड मैंने आपको DPP भी दी थी, उसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उस सबको इसी कंसेप्ट से, बिल्कुल इसी तरीके से, ऐसे ही कॉमन सेंस से अपन ने सॉल्व करना सीखा था। बिल्कुल तरीके से बहुत जल्दी जल्दी अपने आंसर भी निकल जाते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देख, वो भी सेम टू सेम वही है। नीट 2021 में आया था, ठीक है। कार्बन का दे रखा है 54%, हाइड्रोजन का दे रखा है 9% और बाकी जो जो भी दे रखा है वो अपना क्या? ऑक्सीजन है। तो देख 54 प्लस 9 कितना होता है? 63। तो अपना 37% क्या रहा होगा? ऑक्सीजन रहा होगा। 54 को 12 से डिवाइड करूंगा, हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड करूंगा, 37 को 16 से डिवाइड करूंगा। अब देख 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। इसमें क्या आएगा? 9 आंसर आने वाला है। इसमें क्या आएगा? 16 1 16, 16 2 32, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। अब देख यहाँ से क्या पता लगता है कि ऑक्सीजन को जो मैं डबल करूंगा ना, ऑक्सीजन को जो मैं डबल करूंगा तब कार्बन आना चाहिए। मतलब कार्बन ऑक्सीजन का डबल है। ऑप्शन देख, कार्बन ऑक्सीजन का तो आधा हो गया यहाँ पे। देख कार्बन और ऑक्सीजन बराबर हो गए, कार्बन ऑक्सीजन का डबल सिर्फ इसमें है, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रिपल हो गया। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल है यार। अगर तुमको कॉमन सेंस थोड़ा सा आता है ना तो आराम से कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होने वाली। और भी चीज देख सकता है, देख जो हाइड्रोजन है वो कार्बन का भी डबल है, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग को जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब अपना 9 आएगा। तो जो अपना हाइड्रोजन है वो कार्बन का भी डबल है। यहाँ पर देख जो हाइड्रोजन है ना वो कार्बन का डबल है। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। समझ में आ गया? देख पूरा खेल कितना सिंपल है। और लोग इसको क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंगों में जाओगे ना वहां पर बिल्कुल बिल्कुल लगे रहते हैं 2-2 मिनट तक कि इसका आंसर निकालते रहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं इसकी। पर अपने को ऐसा नहीं खेलना, क्योंकि अपन सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर मेरी आंखों के सामने ही है, मुझे उसे पहचानना है, मुझे टाइम बचाना है। आंसर सही करते करते मुझे एक्यूरेसी तो सही रखनी है, उसके साथ मुझे स्पीड भी सही रखनी है अपनी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया मेरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। सर ये कैसा क्वेश्चन है? 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स, मतलब वाटर के 1 मिलीलीटर में ना 20 ड्रॉप आती हैं। तब बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। और ड्रॉप मतलब 1 ड्रॉप में निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन दे के रखा है इन्होंने कि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप।
1 मिलीलीटर में कितने ड्रॉप है? 20 ड्रॉप है वाटर के, ठीक है। और कहाँ से निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को निकालने हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकालना है मुझे। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ ना, रुक जाओ, 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर में कितने ड्रॉप है अपने? 20 ड्रॉप है, ठीक है। किस चीज के 20 ड्रॉप है? वाटर के 20 ड्रॉप है, ठीक है। तो अपने को निकालना है मॉलिक्यूल्स इन एक ड्रॉप में निकालना है, ठीक है। अब देख, पहले मैं क्या करता हूँ ना कि 1 मिलीलीटर में मॉलिक्यूल निकाल लेता हूँ। अपने को पता है सर वाटर के 22400 मिलीलीटर होते हैं, सॉरी ये तो उसमें हो जाएगा एसटीपी में। वाटर का अगर देख, वाटर का मेरे को पता है वाटर का जो डेंसिटी होता है ना वो होता है 1 ग्राम/ml। मतलब यहाँ पर पता लगता है कि 1 ग्राम किसके बराबर है? 1 ml के बराबर है, ठीक है। तो जो इन्होंने 1 ml दे रखा है ना, इसको मैं 1 ग्राम भी बोल सकता हूँ, 1 ग्राम भी बोल सकता हूँ। मुझे पता है सर कि 18 ग्राम जब होता है ना वाटर का, तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं सर 6 × 10⁻23, मतलब Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब अगर 1 ग्राम होता, 1 ग्राम मतलब 1 ml, 1 ml भी इसको मैं लिख सकता हूँ जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अपॉन 18, ठीक है। ये 1 ml में क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए। अब 1 ml में ही तो ये दे रखी है 20 ड्रॉप, मतलब इसको मैं 20 ड्रॉप भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, देख क्वेश्चन में दे रखा है इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप, मतलब 1 ml में ही 20 ड्रॉप होती है। तो जो मैंने 1 ml का निकाला ना, वो मतलब 20 ड्रॉप का निकाला मैंने, ठीक है। तो 20 ड्रॉप में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मेरे को एक ड्रॉप में निकालना है। एक ड्रॉप में कितना हो जाएगा? देख 6 × 10⁻23 अपॉन 18, तो ये 1, ये तो 20 ड्रॉप में इतना था, तो एक ड्रॉप में ये कितना आएगा? 20 नीचे नहीं आ जाएगा? ये जो 20 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। अब देखिए 20 है ना, 20, तो रुक जा एक सेकेंड, ये अपने पास ऐसा है, देख 10⁻23 अपॉन 3 × 20। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 20 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 × 10। अब 10 से ये 22 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये अपना ऐसा इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब देख नीचे कितना हो गया? 6 हो गया, नीचे 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अब ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? 10⁻22 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 10 × 10⁻21, एक 10 मैंने इधर दे दिया ताकि 6 × 6 और 6 1 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। तो 1 पॉइंट समथिंग × 10⁻21, तो ये आ गया अपना 1.67 × 10⁻21। तो 21 का आंसर क्या जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा अपना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी कब का पूछा हुआ था? ये भी पूछा हुआ है नीट 2021 में। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये ड्रॉप वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल। अगर आपने बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी ना 6th 7th में, तो वही अपने छोटे छोटे कंसेप्ट लगाने हैं यूनिटरी मेथड वाले, और आपका आंसर आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। अ सैंपल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन्स 1.4 मोल्स, हाउ मैनी एटम्स? एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है? n × एटोमिसिटी। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 1.4। Na मतलब 6 × 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी कितनी होगी PCl3 की? 4 होगी सर, 4 एटम्स हैं, एक फॉस्फोरस का और 3 क्लोरीन के। तो ये कितना हो जाएगा? देख 6 4 = 24, 24 को 1.4 से अगर तू मल्टीप्लाई करेगा तो 20, तो ये 30 कुछ आने वाला है, 30 कुछ आने वाला है, 31 32 33 34 कुछ आएगा इंटू 10⁻23। अगर इसको पॉइंट में करना है मुझे तो 3 पॉइंट समथिंग करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? 10⁻24 हो जाएगा। तो देख 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻24। मतलब मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी निकालूं और मेरे थोड़े कंसेप्ट क्लियर है और मेरी मैथ्स और कैलकुलेशन थोड़ी सही है ना, तो मैं आराम से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालते हुए भी आंसर सही टिक कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि आंसर मेरी आंखों के सामने ही है, मुझे उसे चुनना है। तो मुझे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही टिक करना है, बस मेरे को 4 मार्क्स सिर्फ मिल जाएंगे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं निकालनी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो ये हमने नीट 2009 से लेकर नीट 2021 तक के मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं नीट में, वो हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर लिए, हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए और अप्रोच भी हमने सीख ली। और हमने ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल ली है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं यार। अगर मैंने लेक्चर अच्छे से देखे हुए हैं ना, तो आराम से मैं मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी अब नीट 2022 से लेकर नीट 2024 के 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें ये पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ये 2-3 साल के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।